हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का चैप्टर सेकंड मौलिक अधिकार के पार्ट थर्ड में आ चुके हैं, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या? पांचवा मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में लिखा गया है। ठीक है, और बाकी के जो पार्ट से बनाए हैं, मैंने जो 2 पार्ट्स बनाए हैं, 3 पार्ट्स बनाए हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया करके जाकर के उसको देखें। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं उनको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलो आज हम ये देखते हैं पांचवा मौलिक अधिकार। पहले जो 4 थे वो हमने पढ़ लिया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जितने भी 4 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और किन किन आर्टिकल्स में इनके बारे में दिया गया है, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम 5वें मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 29 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल में 29 में लिखा गया है कि किसी भी राज्य में जो भारत के अंदर नागरिक रहते हैं, ठीक है, इन नागरिकों को यह अधिकार है, चाहे वो किसी भी राज्य के हैं, तो वो अपने धर्म को, अपनी भाषा को और अपने संस्कृति को, धर्म, भाषा और संस्कृति, इन तीनों को बनाए रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? बनाए रख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? बात पक्का सकते हैं, बात समझ आ रही है? क्या कर सकते हैं? अपने धर्म की, अपने भाषा की और अपनी संस्कृति की और अपने लिपि की, इन सभी चीजों को बनाए रख सकते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है हमें आर्टिकल नंबर 29। क्या कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 29। तो आपको लिखना क्या है? लिखना यह है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 के तहत हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम अपनी संस्कृति के, अपने भाषा को, अपनी शिक्षा को, अपनी लिपि को बनाए रख सकते हैं। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 30। ओके, 30 आर्टिकल कौन सा है? 30 आर्टिकल में बोला गया जो अल्पसंख्यक हैं, संख्यक हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी संख्या कम होती है। ठीक है, तो जो अल्पसंख्यक है वो भी अपनी भाषा, धर्म, भाषा, संस्कृति और तो और उसकी लिपि इसमें भी है। ठीक है, लिपि इसमें भी है, तो अपनी भाषा, धर्म और लिपि को बना सकते हैं और अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि के लिए क्या कर सकते हैं भाई साहब? संस्था स्थापित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संस्था स्थापित कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे पेपर में? पेपर में डेफिनेशन लिखना है कि भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 30 में हमें यह अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यकों को कि अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म तथा लिपि के लिए, बनाए रखने के लिए संस्था स्थापित कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो आर्टिकल 31 हम पढ़ने वाले हैं। देखो आर्टिकल 31 में पहले ही बता चुका हूं, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, उसमें भी मैंने बताया हुआ है, जिक्र किया हुआ है। ठीक है, और सेकंड चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी मैंने जिक्र किया हुआ है। तो आर्टिकल 31 जो है इसको डिलीट किया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। कब? 1978 में जो हमारा आर्टिकल नंबर 31 है इसको डिलीट कर दिया गया है और आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ दिया गया है कानूनी अधिकार बना करके। किसको बना करके? कानूनी, लीगल राइट्स बना करके आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ दिया गया है। इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जो आगे जो छठा मौलिक अधिकार है, जो सबसे मेन मौलिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32, जिसको लिखा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार में। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पेपर में ही आता है। तो चलो उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स देखो, छठे मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल नंबर 32 में लिखा गया है। तो देखो यहाँ पे जितने भी प्रकार के रिट जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? एक तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और दूसरा हाई कोर्ट के द्वारा इसे जारी किया गया है।
जो कि हमारे जितने भी हमने मौलिक अधिकार पढ़ा है उन सभी की रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। तो इन सभी को बताने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसको हम भूमिका कह सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन करें और पूरे के पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये हमेशा अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुसार 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो उसको कहा गया है, देखो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने आर्टिकल 32 को, किसको, आर्टिकल नंबर 32 को कहा कि ये जो आर्टिकल है वो हमारे संविधान का, किसका, हमारे संविधान का हृदय है। क्या है? हृदय है। और क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो आर्टिकल है बाकी सभी आर्टिकल्स को क्या करता है? रक्षा करता है। जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सभी आर्टिकलों को रक्षा करता है और उन आर्टिकल्स के और उन मौलिक अधिकारों के, फंडामेंटल राइट्स के रक्षा करता है। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। सुरक्षा प्रदान करने के बाद उनकी रक्षा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अपने अपने अधिकार रखते हुए ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से मौलिक अधिकारों की क्या होती है? रक्षा होती है। तो जो पहला रिट है, रिट को हिंदी में कहते हैं लेख। क्या कहते हैं? लेख कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? जो भी तुम्हें डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप सीधा जाकर के कमेंट करें, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको जरूर बताऊंगा। तो हाँ, ये अगर मैं अभी समझाऊंगा तो थोड़ा खराब सा हो जाएगा, इससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, ठीक है। ये देखो, तो उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रथम रिट की। पहला लेख, ठीक है, जिसको कहा गया बंधी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंधी प्रत्यक्षीकरण। मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको अरेस्ट किया गया है। क्या किया गया है? अरेस्ट किया गया, हथकड़ी पहना दी गई है। क्या पहना दी गई है भाई साहब? हथकड़ी। तो बंदी हो गया। बात समझ आ रही है ना? अब ये इस व्यक्ति को कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये रिट जारी करके कहता है कि बंधे हुए व्यक्ति को, देखो इसका अर्थ क्या है, शरीर को हमारे सामने पेश करो। पेपर में क्वेश्चन आएगा हैविस कॉर्पस किसे कहते हैं? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का नाम क्या है? हैविस कॉर्पस। समझ में आ गई बात? और इसी को पूछ लेगा पेपर में, हैविस कॉर्पस क्या है, इसका अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ सिंपल है, शरीर को हमारे सामने पेश करो। बच्चे पढ़ के जाते नहीं होते कंफ्यूज। समझ में आ रही बात? तो इस वीडियो में आए हो तो पूरी जानकारी लेना है, पूरी जानकारी, खास करके 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और हाँ, ध्यान रहे ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्या कहा जाता है? हैविस कॉर्पस कहा जाता है किसको? बंधी प्रत्यक्षीकरण को। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शरीर को हमारे सामने पेश करो। यानी कि जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट करा है, जिस अपराधी को आपने अरेस्ट किया है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, कितने घंटे के अंदर अंदर? 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी अदालत में आपको पेश करना होगा। तो इससे क्या होगा? मौलिक अधिकारों की रक्षा हुई कि नहीं हुई? बात समझ आ रही है? आर्टिकल नंबर जो 20 है उसकी साफ साफ रक्षा हो रही है। क्लियर है ना? तो आगे, अगर आर्टिकल नंबर 20 आपको नहीं पता तो वीडियो जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जा करके देखिए, ओके। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास परम आदेश। परम आदेश को एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं? मंडामस। क्या कहते हैं? मंडामस। देख रहे हो कितने खतरनाक नाम है भाई साहब। इसका अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लास्ट पार्ट में इस प्रकार से दिखाया था और दर्शाया था। यहाँ पे होता है सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सबसे नीचे के अदालत होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसे कहते हैं हाई कोर्ट और इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे 4 प्रकार के जो न्यायालय हैं वो सारे के सारे एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं। तो यदि, इसका अर्थ क्या है परमादेश का? यदि निचली अदालत यानी कि अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर रहा, अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ओ भाई फ्री के पैसे मिल रहे, तेरे को फ्री का वेतन मिल रहा है क्या? नहीं ना, काम कर भाई अपना। ये रिट जारी किया ना, क्या किया? रिट जारी किया, परम आदेश, ऊपर से आदेश आया ना कि हम आदेश देते हैं कि आप अपना कार्य है वो ढंग से करें, वरना आप निकाल दे जाओगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अर्थ पता चल गया, नाम दूसरा पता चल गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिषेध। प्रतिषेध को दूसरे नाम से क्या जाता है? प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन ये नाम है, देखो याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में प्रतिषेध के अलावा अगर ये नाम दे दिया जाएगा ना तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। और एक एक नंबर के तो वैसे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो देखो इसका अर्थ होता है मना करना, इसका अर्थ होता है मना करना। अब मान लो कि ये जो अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, वो अपने काम को छोड़ करके, मान लो इसका ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये राज्य है, राज्य के अंदर एक छोटा सा जिला है और जिले के अंदर कस्बा है, तो इस कस्बे का ये क्या है, न्यायालय है। और ये कह रहा है भाई मैं ना इस कस्बे की नहीं, मैं ना इधर वाले जो राज्य है यहाँ का जो कस्बा है ना, या फिर इसी राज्य में कोई और कस्बा है, ठीक है, तो उस कस्बे का केस सॉल्व कर रहा खुद के पास मंगवा करके। सुप्रीम कोर्ट फिर से गुस्सा हो जाएगा, कह रहा ओए अपना काम कर ले भाई, दूसरों के काम में क्यों टांग अड़ा रहा है। बात समझ आ रही है ना। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके कि भाई साहब आप अपने अंडर में रह करके काम करो, आप अपनी जितनी तुम्हारी लिमिट है उतने में रह करके काम करो, आप दूसरों के काम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। बात समझ आ रही है ना। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो देखो हमें निषेध आदेश पढ़ लिया है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, मतलब अर्थ क्या होता है, मना करना, ओके। चौथा रिट क्या है, चौथा रिट है उत्प्रेक्षा लेख। उत्प्रेक्षा लेख को क्या कहा जाता है, स्टोरियो, स्टेरियो नॉट स्टोरियो, स्टेरियो, ठीक है। स्टेरियो का अर्थ क्या होता है, तुम्हें क्या अधिकार है, तुम्हें क्या अधिकार है। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बस वाला होता है, ठीक है, एक ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर होता है और कंडक्टर होता है। कंडक्टर का काम होता है टिकट काटना और ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना। लेकिन कभी कभी देखते हो खैनी खाते हुए, बीड़ी पीते हुए ड्राइवर है वो दूसरी जगह पे चले जाता है और उसके अलावा कौन आता है, कंडक्टर आ जाता है बस चलाने के लिए। तो एक बात बताओ, क्या ड्राइवर से अच्छा कंडक्टर गाड़ी चला सकता है, नहीं चला सकता है। तो ये था एग्जाम्पल, ऐसा पेपर में नहीं लिखना है, कहीं तुम बीड़ी वाड़ी लिख करके आ जाओ पेपर में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है कि तुम्हें क्या अधिकार है, यानी कि मान लो कि जो पोस्ट एक न्यायालय में दी गई है, मान लो पुलिस की मान लेते हैं, ठीक है, मान ले मैंने बोला, ठीक है, यदि अदर जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके अंदर जो पोस्ट दी गई है किसी जज को, किसी वकील को, वो अपने पोस्ट को छोड़ करके दूसरे अपने से ऊंचे वाले पोस्ट पे जाकर के बैठ जाए, उसकी कुर्सी पे जाकर के बैठ जाए, ये गलत है कि नहीं है, ऑब्वियस सी बात है गलत है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, तुम्हें क्या भाई क्या अधिकार है, तुम्हें दूसरों की कुर्सी पे क्यों बैठा है। अब एक बात बताओ, क्या एक चपरासी, ठीक है, क्या एक कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की कुर्सी पे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, ठीक है। यदि कोई बैठ जाए तो सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हो जाएगा, भाई देखो हमने रिट जारी किया हुआ, तुम्हें क्या अधिकार है, तुम अपने अधिकार में रहो ना, अपने अधिकार से ऊपर क्यों जा रहे हो। बात क्लियर है ना। चलो तो अब हम नेक्स्ट रिट की बात करते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अधिकार प्रेक्षा, जिसको एक और नाम से जाना जाता है क्या, क्यूवो वारंटी, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, और अधिक सूचित करो, और अधिक सूचित करो। तो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, यदि समझ ना आए तो पहले की वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो कि देखो जब भी कोई केस, क्या बोला मैंने, जब भी कोई केस अपील के थ्रू, किसके थ्रू, अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को केस सॉल्व करने के लिए बहुत सारी जानकारी चाहिए, किसी भी एक केस को सॉल्व करने के लिए। बात समझ आ रही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई साहब आपने हमें अपील करके केस तो हमारे पास भेज दिया, पूरी जानकारी तो दो, और अधिक सूचित करो। क्या कह रहा है ये, और अधिक सूचित करो। कह रहा है इस केस के बारे में, जो केस तुमने हमारे पास भेजा है, इसको हमारे सामने और ज्यादा क्या करो, सूचित करो। यानी कि जानकारी दो, तभी तो केस सॉल्व होगा कि नहीं होगा। बात क्लियर है ना। तो चलो देखो अभी हमने 5 प्रकार के रिट पढ़ लिया है, आपको समझ में आ चुका होगा। यदि नहीं आता है या फिर किसी भी पॉइंट्स में डाउट होता है आप कमेंट करें, ठीक है, और स्टार्टिंग से वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो चलो अभी हम बात करेंगे, हमने जो जितने प्रकार के 6 मौलिक अधिकार है उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, ठीक है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डिफरेंस बताए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने सांसों में, अपने खून में बसा लो, क्योंकि ये 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है। तो चलो उसको डिस्कस करते हैं, ओके।
तो मौलिक अधिकार के अंदर एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, ठीक है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताओ भाई साहब, वो भी के पूरे 6 मार्क्स में, कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछ ले जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंट क्या कर रहे हैं, सबसे पहला डिफरेंट ये कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के, किसके, भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसको लिखा गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक, और इसको लिखा गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, ये तो बहुत आसान है, ये मतलब क्वेश्चन ही बहुत आसान है, चिंता ना करो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है कि ये भाई साहब न्याय योग्य है। क्या है, न्याय योग्य है, जबकि ये जो है वो न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब न्याय योग्य है या ये नहीं है, कैसे, अब ये हो जाएगा तुम्हें कंफ्यूजन, ठीक है। तो देखो, न्याय योग्य इसलिए है क्योंकि संविधान कहता है कि यदि आपके मौलिक अधिकार को कोई भी छीनता है, कोई भी छीनता है या तो फिर आपके मौलिक अधिकार को कोई भी हनन करता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अगर आपके राज्य के नीति निर्देशक को छीन ही नहीं सकता, पहली बात तो अभी पता चलेगा ना अगले पॉइंट में क्यों नहीं छीन सकता। ये न्याय योग्य इसलिए नहीं है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। यदि हमें मौलिक अधिकारों को छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे, बड़े भैया जी हमारे मौलिक अधिकार को छीनना है, ठीक है। किसको बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे, ठीक है। तो ये आएंगे, कह रहे भाई साहब आप क्यों मौलिक अधिकार को छीन रहे हो बच्चे के, है ना, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर हो, हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है जो चौथा पॉइंट है कि जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है वो है एक नकारात्मक, क्या है, नकारात्मक। अब बोलोगे मौलिक अधिकार नकारात्मक कैसे हो सकता है, नकारात्मक, और ये सकारात्मक कैसे हो सकता है, सकारात्मक कैसे होता है। तो इसका भी मतलब है, क्यों है मतलब, कहते हैं मौलिक अधिकार को एक पल को भूल जाओ लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमेशा याद रखो, ठीक है। अब सकारात्मक नकारात्मक डिफरेंट क्या है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए होता है, यानी कि व्यक्तिगत के लिए होता है, व्यक्तिगत चहुमुखी विकास के लिए होता है। एक व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए क्या है, मौलिक अधिकार है। लेकिन ये सकारात्मक कैसे हुआ, क्योंकि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो पूरे के पूरे समाज को विकास करता है। किसको करता है, समाज को विकास करता है। यदि देखो समाज के अंदर क्या होगा, फ्लाईओवर बनेंगे, रोड बनेगा, मतलब जितने भी ऐसा कोई काम करे सरकार जिससे पूरे के पूरे समाज का कल्याण हो, जिससे पूरे के पूरे समाज का फायदा हो, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का ना हो, तो इसमें क्या हुआ। और इसी प्रकार से पांचवा क्या है, मौलिक अधिकार है, यह सीमित है, क्या है, सीमित है, और ये असीमित है, असीमित है। बात समझ आ गई है, पक्का, सीमित है, ये असीमित है। पांचवा पॉइंट, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सीमित कैसे, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए है, और असीमित कैसे, क्योंकि पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए। तो ये था डिफरेंस किसके, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। और क्या होता है कि देखो जो मौलिक अधिकार है, एक बात बताओ, मौलिक अधिकार देखो एक क्वेश्चन आता है, और ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन बताने वाला था मैं कि मौलिक कर्तव्य पर निबंध लिखो। अब बच्चे क्वेश्चन में मतलब दिमाग में ये सोचेंगे कि भाई साहब इस पॉलिटिकल साइंस में निबंध कैसे लिखेंगे हम, निबंध तो हमने हिंदी सब्जेक्ट में लिखा है, तो हमें हमारे पास टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और उन मौलिक अधिकार को मौलिक कर्तव्य को जितने भी हैं सबको लिख देना, आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन था जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये इस वीडियो के साथ ये जो चैप्टर है मौलिक अधिकार वो खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व, जिसको चैप्टर 3 के हम क्लियर करेंगे। और यहाँ पे मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है हमारा बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है। और यदि आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो कृपया कमेंट करें और वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।